जिस तरह से आबाद हो रहा है मुल्तान रोड पर वो बहुत भयानक सूरत हाल है। सर टाइम फ्रेम जो है वो डिपेंडेंसी तो होती है इन्वेस्टमेंट्स पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट में मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से। लाहौर के बिल्कुल मुल्हका लाहौर के साथ ही ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट न सिर्फ को हाउसिंग सोसाइटी या चंद घरों पर मुश्तमिल नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे पूरा एक शहर आबाद होने जा रहा है। लाहौर की बढ़ती हुई आबादी को देखकर हुकूमत ने यह फैसला किया, लेकिन शुरू से इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए, एतराज़ात किए गए कि जो रावी है जिसमें पहले ही बिल्कुल पानी ना आने के बराबर है, तो ये पानी भी रोक लिया जाएगा और जो ज़रई ज़मीनें हैं रावी के आने के बाद वो खासी मुतासर हो सकती हैं। फिर ये एक मामला भी उठा कि यहाँ पर अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाएंगी तो पूरा ये जो एरिया है जिसे हम कहेंगे कि एक लैंड है जिसे एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है कि वो सारी ख़राब हो जाएगी। जो इंडस्ट्रियल यहाँ पर बन रहा है वो सारा मुतासर भी हो सकता है। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोजेक्ट के CEO इमरान अमीन साहब। लेकिन ये सारा अमल जब लाहौर हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पर उन्होंने इस मंसूबे को रोकने के अहकाम दे दिए। उसके बाद इमरान खान साहब जब लाहौर आए और इस प्रोजेक्ट के हवाले से जब उन्होंने बात की 3 दिन पहले और कहा कि हमारी टीम बेहतर तौर पर बता नहीं सकी, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर बताएंगे कि ये मंसूबा बुनियादी तौर पर कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, तो हमारी टीम वहाँ पर ये बताएगी। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में टीम पहुँची है, बड़े सीनियर कानूनदान हैं एडवोकेट जनरल अहमद उवैस साहब, वो और उनकी टीम, लेकिन वो वहाँ पर बता नहीं सकी एडवोकेट जनरल पंजाब कि मामला क्या था। बहरहाल वहाँ सरजरिश की, लेकिन अच्छी खबर पंजाब हुकूमत के लिए और रोडा के लिए ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए कि जिन ज़मीनों की अदायगी हो चुकी है वहाँ पर काम जारी रखा जा सकता है। यानी कि एक लफ्ज़ में कहा जाए कि जुज़वी काम जारी रखने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ हम इस पर बात करेंगे। तैयब बलोच हमारे कोर्ट से नुमाइंदे होते हैं, रोज़ाना रिपोर्ट कर रहे होते हैं वहाँ होने वाले अहम केसेस से मुतालिक। तैयब से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब आपके वक्त का। आज एक बड़ा अहम केस था गिरोडा से मुतालिक, तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए और क्या पंजाब हुकूमत की जो टीम थी ख़ास तौर पर रोडा की, एक तो वो वकला थे, दूसरे एडवोकेट जनरल पंजाब थे, तैयारी के साथ नहीं आए? जी बिल्कुल आपने बजा कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कल आदम करार देने का फैसला जो लाहौर हाई कोर्ट का वो मुअत्तल किया। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दी है और जिन जमीनों के मालकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जाए, जिन पर अदायगी नहीं हुई वहां पर काम नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो वाकई ठीक है कि रोडा की जो टीम थी वो तो मुकम्मल तौर पर कानूनी टीम तैयार थी, तो हम जो सरकारी टीम है पंजाब उनकी तैयारी जो है मुकम्मल नहीं थी। इसी वजह से अहमद अवैस की सरवनिश भी अदालत को करनी पड़ी। जब अदालत उनसे सवालात पूछ रही थी तो वो सवालात के जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उनके जो एसोसिएट है वो उनके कान में आके सरगोशियां कर रहे थे, तो जिस पर जस्टिस जावेद हसन ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अहमद अवैस साहब आप तैयारी जो अपने चैम्बर से अपने आंखों से करके आया करें, यहाँ पर ये अच्छा नहीं होता कि आपके एसोसिएट बैठ के आपको जो है वो कान के अंदर आपको जो है निवाले देते रहे, ये चीज काबिल कबूल नहीं है। इसी वजह से फिर अदालत ने समात में वक्फा किया और अहमद अवैस को कहा कि आप तैयारी के साथ, जब वो तैयारी के साथ अदालत में दोबारा पेश हुए तो इसी वजह से फिर पंजाब हुकूमत को जो है वो बड़ा रिलीफ मिल गया और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया और इनको काम जारी रखने की इजाजत दी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि मशरूत तौर पर इजाजत दी है कि उन जमीनों के ऊपर जहाँ पर अदायगी जिनके मालकान को होकर जो है वो काम जारी रखा जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो बड़ा रिलीफ जो है वो रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मिल चुका है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। और दौरान समाज में आपको बताया तैयब मैं यहाँ पे सवाल है, अब यहाँ स्टेटस क्या है कि ये स्टे है उस सारे फैसले का जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, आज इस पर जो जारी रखने की इजाज़त दी गई है। फिर ये भी कहा गया कि अगर ये इस पर बनता हुआ तो इंट्रा कोर्ट अपील फिर हाई कोर्ट भिजवा देंगे। अब लीगल इसका स्टेटस बताइएगा।
जी लीगल स्टेटस तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला फील्ड में मौजूद था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। यानी कि रोडा को काम से रोकने का जो फैसला था वो अब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को और इनको काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। ये एक लीगल स्टेटस है। ताम अभी चूंकि इस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट होंगे और तमाम हकायक सामने आएंगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि आया अब ये केस सुप्रीम कोर्ट खुद सुनेगी या फिर इसको रिमांड करके दोबारा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को भेजेगी। ये जो है वो अभी तयन होना बाकी है। लेकिन बात ये है कि जो काम रुका हुआ था उस काम को जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आड़े आ रहा था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और रोडा को और पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने की जो है सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। अच्छा, ये केस के हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से ये फिर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट लाई गई हैं। वफाकी हुकूमत उस वक्त ऐलान किया गया कि पंजाब हुकूमत इसको लेकर चलेगी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल फैसला भी दिया। लेकिन तैयब यहाँ ये जानना चाह रहे हैं, इसमें बुनियादी तौर पर प्राइवेट लोग हैं, मुतफर्रक दरखास्तें थी मुख्तलिफ, तो कौन कौन दरखास्त गुजार था जब ये लाहौर हाई कोर्ट में फैसला हुआ और उसको आज जब चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया पंजाब हुकूमत या रोडा अथॉरिटी की जानिब से, तो जो अपोजिट थे वकला वो किन लोगों के थे? जी अक्सर मामला जो है वो माहौलियाती एजेंसी का था कि जब लाहौर हाई कोर्ट में ये रिव्यू किया गया था कि माहौलियाती एजेंसी में कुछ लोगों ने, कुछ एक्टिविस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने जाकर माहौलियाती एजेंसी में ये दरखास्त दायर की थी कि अगर रावी अर्बन प्रोजेक्ट बनता है तो इससे एक तो दरिया का जो फ्लो है वो मुतासर होगा और फिर इसके साथ साथ जो है वो माहौलियात जो है वो और इको सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो उसके खिलाफ जो है फिर लाहौर हाई कोर्ट में रिव्यू किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर माहौलियात जो माहौल से मुतल्लिक एनजीओ है उनके हक में जो है वो फैसला दे दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आ गई, रोडा सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हकायत बताया। इसके साथ साथ मैं आपको सबसे अहम बात ये है कि ये था कि जो जमीन जो लोगों से एक्वायर की गई थी ना, वो मालिक, कोई भी मालिक जो एक भी मालिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि उनको अदायगियां हो गई। 95% अदायगियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ 5% अदायगी रहती है। तो मुतासरा शख्स वहाँ पे जो है वो कोई भी नहीं गया, लेकिन सिर्फ एक माहौल दोस्ती की वजह से इस मामले में रुकावट आ गई थी। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी क्लियर कर दिया और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने भी ये मौके इख्तियार किया है कि हम जो है वो इको फ्रेंडली बनाएंगे, माहौल दोस्त ये प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जो रावी का जो नेचुरल फ्लो है वो मुतासर या फिर जो कोई ऐसा सिस्टम बने कि जिससे माहौल जो है वो खराब होने का। ऐसा नहीं है कि हमने बड़े बड़े कंसल्टेंट हायर किए और इस हवाले से हम तमाम पहलू को जो मद्देनजर रख रहे हैं कि ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त जो है वो बनाया जाए। तो ये पंजाब हुकूमत का और इनका ये मौक़िफ़ था और इसी वजह से आज इस मौक़िफ़ की जो है किसी हद तक जीत हुई है, जिसकी वजह से इनको अब काम करने की इजाजत मिल गई है। लेकिन आपने जो सवाल पूछे उसमें मेन जो हर्डल थी वो इस माहौलियाती एजेंसी में जो ओपन समात होनी थी या हो रही थी इस मामले पे, क्योंकि माहौलियाती अंसर जो है इसको बेस बनाकर इस मामले को जो है वो चैलेंज किया गया था और हाईकोर्ट ने भी इसी माहौलियाती अंसर की वजह से इस पर काम दिया वो रोक दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, हमें बड़ी तफसील कहाँ मामले के हवाले से जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू हो रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा पर्सनली देख रहे थे, यही बार बार बताया जा रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 प्रोजेक्ट से मुताल्लिक आपको याद होगा बात की थी गुज़श्ता तकरीबन को 1.5 साल पहले। वो एक रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जो लाहौर में बनाया जा रहा था रावी के किनारे, और दूसरा था बंडल आइलैंड जो कराची में बनाने जा रहा था। लेकिन सिंध हुकूमत ने बहरहाल उसकी इजाज़त उस तरह से वफाक को नहीं दी और यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया। लेकिन रावी अर्बन डेवलपमेंट पे अब काम वो जारी है। उस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है ख़ाबर अब्बास। ख़ाबर, बुनियादी तौर पर तो सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम जो है वो होता है कि लैंड एक्वायर करना और उसके बाद उस सारी चीज़ों को करना। अब रावी अर्बन डेवलपमेंट पे वाकई उस स्पीड से काम हो रहा है जिस पर बार बार वज़ीर आज़म जो है वो आकर बात करते, क्योंकि 3 दिन पहले जब वज़ीर आज़म आए थे तो खासा सुनाए सरजनिश भी की गई जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला पंजाब हुकूमत के खिलाफ दिया था। तो बुनियादी तौर पर काम कहाँ तक पहुँचा है?
ने निशानदेही की है कि वज़ीर आज़म जब आए यहाँ पर तो जो स्टे आया या जो फैसला आया जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से, जो चीफ यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मंसूबा जो है कलदम करार देके काम रोकने का, उसके हवाले से खासे नाराज दिखाई दी है वज़ीर आज़म, क्योंकि उनके पास यहाँ पर 2 ऐसे पायलट प्रोजेक्ट हैं तहरीक इंसाफ के, जिसपे वो एक अरसे से गुफ्तगू भी कर रहे थे और काम के ख्वाह भी थे। इनमें एक रुडा है और दूसरा सेंट्रल जहाज है। जब ये फैसला आया, अच्छा खबर हमारे साथ में इस पे ना मजीद बात करते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से मुतालिक, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वजीर आजम का बड़ा करीबी एक प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बुनियादी तौर पर, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस वक्त हमारे साथ CEO इमरान अमीन साहब मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। बुनियादी तौर पर अब आपके लिए रिलीफ हो गया रोडा के लिए कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काम की इजाज़त दे दी। ये जो लोगों से आपने ज़मीन ली वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, चंद कुछ NGOs और कुछ और लोग थे। बहरहाल फैसला तो जो हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट पर बुनियादी तौर पर किस स्टेज पर काम चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। प्रोजेक्ट जी हमने इनिशिएट किया हुआ है अपना एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लखोडेर पे जो हम वेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी प्लांट पहली बार लगा रहे हैं, उसका हमने RFP फ्लोट किया, हमारे पास आ गई है इंटरेस्ट। उसके अलावा रख छोक की हमने सारे फॉरेस्ट पे जो कवर है वहाँ पे जो काम है वो हमारा इनिशिएट है, इंशाल्लाह इस मानसून तक वो ख़त्म करेंगे हम। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ पे हम काम करना अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह से, और वो उसको जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलराइज कर रहे हैं और साथ में एक उसके साथ ऐड कर रहे हैं और एक नया इंडस्ट्रियल स्पेस का पैच। तो ये वो करंट चीज़ें जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारी अपनी लैंड है जहाँ पे हमने 4 बाग, एक नया जो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्कीम है वो हमने लॉन्च की है। ये वो चीज़ें हैं जो हम अभी कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 हफ्तों में आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता हुआ नजर आएगा। सही। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये अब प्रोजेक्ट के लिए जो आप लोगों की तैयारी थी, अब इसके बिल्कुल बरक्स जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो फैसला आया, क्या वजूहात थी कि लीगल टीम वहाँ पर पूरी तरह तैयार नहीं थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को वहाँ डिफेंड नहीं कर पाए और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला आपके खिलाफ दिया जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल आपके लिए इजाज़त दे दी है? क्या वजूहात रही हैं इस पर? डिफरेंट हो सकती है। पंजाब गवर्नमेंट इसको डिफेंड कर रही है, हमारे जो एडवोकेट जनरल ऑफिस हैं वो इसको देख रहे थे, हमारे अपने लॉयर्स भी थे। उस पर मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि हमारी जो सारी प्रोजेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमने दी थी उन पे गौर नहीं किया गया था, जो इसका विजन था, जो इसकी स्ट्रैटेजी थी और की तरह तर्ज पे लिया गया। तो मेरे ख्याल में जो हमारे इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन जो हमने इनको रिवर ट्रेनिंग की वर्क, इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और जो सिटी में इम्पोर्टेंस उनकी सारी बताई थी, उन चीज़ों को लर्नड कोर्ट ने नहीं देखा, उसके खिलाफ अपील पे गए कि वो ज़रूरी था और हमने उस प्रोजेक्ट की इफादियत जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में बताई। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल में हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्ली देखा नहीं गया था। तो इंशाल्लाह इमरान साहब, 2 चीज़ें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ये बात की थी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा, एक नुकसान एग्रीकल्चर लैंड का, दूसरा रावी जो ऑलरेडी बहुत गंदा है और रावी जो है वो मज़ीद आलूदा हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बताइए कि ये दोनों नुकसान होंगे ये प्रोजेक्ट बनने से? सर देखें, रावी तो अब रहा नहीं, आपके पास एक छोटा सा नाला सा है हमारा विजन जो था वो देखा नहीं गया। यहाँ पे लाहौर में वाटर टेबल भी नीचे चला गया है। हमारी जो बेसिक थीम है इस प्रोजेक्ट की वो वाटर की रिवॉल्व भी हो रही होती है। इसमें हम वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, 3 बैराजेस बना रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं कि रावी में एक फ्रेश वाटर गिरे और उसको हम रिवाइव करें पूरे रिवर को। इसके अलावा फ्लड मिटिगेशन मेजर कोई भी नहीं है इस वक्त। अगर 2 लाख क्यूसेक का भी फ्लड आता है तो आधा लाहौर और आधा शेखोपुरा डूब जाता है। हमारे प्लान के मुताबिक हम इसकी चैनलाइज कर रहे हैं और इसमें 5,86,000 क्यूसेक के फ्लड को, बिकॉज देखिए पानी आपको ऊपर से आ रहा है जिसको कंट्रोल इंडिया कर रहा है और वो किसी टाइम भी ऐसी शरारत कर सकता है जो हमें नुकसान दे सकते हैं। तो ये एक तो इन्वायरमेंटल और फ्लड मिटिगेशन, यही तो हमारा पूरा प्लान है जो हम कह रहे हैं कि उसको हम रिवाइटलाइज कर रहे हैं, बिकॉज रावी खत्म होता जा रहा है। आपने ओवर द ईयर्स देखे कि रावी की क्या हालात हो गए हैं। ये जो आपका अभी लाहौर अभी फैलता जा रहा है वो अभी ज़रूरी ज़मीनों पे ही फैलता जा रहा है। लाहौर को उन्होंने स्टॉप कर दिया है, एक नई अथॉरिटी बनाई जिसका हम लैंड यूज प्लान बना रहे हैं इस नए एरिया के ऊपर। यहाँ पे हम कोई एक्विजिशन नहीं कर रहे 1 लाख एकड़ की,
अगर आप करंट मैप देखें, हमारे पास जो मॉनिटर हम कर रहे होते हैं 7.7% ये ज़रूरी ज़मीन ऑलरेडी खाई जा चुकी है और अगले 5 सालों में ये ज़मीन भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो एक और लाहौर हम बनने जा रहा है, अगर उसको हमने प्लान नहीं किया। करंट लाहौर जो है वो 1% फॉरेस्ट कवर पे है। दूसरी साइड पे ये भी एक अनप्लान्ड सिटी बन जाएगी, इस पर होगा ही नहीं। तो हमारा जो प्लान था, जो हमने इनिशिएट किया, वो हम 3 जंगल जो बनाने जा रहे हैं उससे हम ग्रीन कवरी बढ़ा रहे हैं और पहले 3 जंगल बना रहे हैं, रावी को दोबारा रिवाइटलाइज करवा रहे हैं। फिर इस एरिया की सारी प्लानिंग हमारे थ्रू होगी। सो उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो सिटी है, बिकॉज गवर्नमेंट पूरी की पूरी सिटी नहीं डेवलप करेगी, यहाँ पे जो नई सिटी बननी जा रही है उसका लैंड यूज जो प्लान है वो हम मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसमें ग्रीन एरियाज भी हैं, उसमें ब्राउन एरियाज भी है। वहां पे फिर आए जो हाउसिंग स्कीम जो वो है, और मकसद इसका यही है कि कोई भी ऐसी जगह पे नहीं कि जहाँ पे जिसकी मर्जी हो वो हाउसिंग स्कीम बना ले, जहाँ पे जिसकी मर्जी हो बना ले। आप कंट्रोल डेवलपमेंट करेंगे और इसी प्लान के थ्रू करेंगे। अगर आपने इस एरिया में करना है, जो कि हमारा मास्टर प्लान और अर्बन प्लान है, उसके मुताबिक किया जाएगा। सो ऐसी कोई ज़रूरी ज़मीन नहीं खाई जा रही, ना हम उसको एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। हम यहाँ पे एक लैंड यूज प्लान दे रहे हैं और उसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट हम रखेंगे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट के बारे में जितना हमने देखा, मैं चाहूँगा उस पर मजीद एक ना सरमायाकारी के हवाले से भी बात की जाए कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो क्या वाकई उस तरह जैसे वज़ीर आज़म का विजन है वो हो सकेगा। लेकिन मैं उससे पहले बात कर रहे थे हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर खाबर अब्बास से। जी खाबर, एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म हर बार आते हैं तो रावी अर्बन पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो अब की बार क्या पंजाब हुकूमत से कुछ नालान थे वज़ीर आज़म? खबर देखिए मुदस्सिर साहब, इससे कबल भी आपके प्रोग्राम में एक चीज की निशानदेही की गई थी और फिर आपने बड़े अहम मौजू पे बात आज शुरू की है। ये बुनियादी तौर पर जो अदालत की जानिब से फैसला आया है उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया कि 1894 का एक्ट है, पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके तहत जो है वो पंजाब जमीन एक्वायर करता है। ठीक है। और जो इनकी जानिब से रोडा का तरमीमी एक्ट बनाया गया था, अदालत का कहना था कि ये उसके मुतसादिम है, आइन के मुतसादिम है। तो जो एक्ट 1894 से चल रहा है, अभी तक किसी हुकूमत ने उसे आज तक उसमें अमेंडमेंट भी नहीं की, कोई तरामीम ही नहीं की मौजूदा हालात के तनाजुर में, मौजूदा मास्टर प्लान के तनाजुर में। इसी वजह से जो है वो मास्टर प्लान भी प्रॉपर तरीके से मुरतब ना दिया जा सका, जिसपे जो एक और अदालत ने नुकता उठाया। अब जो है जब वज़ीर आज़म यहाँ पर तशरीफ लाए तो उनका यही कहना था कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें जिस किस्म की सहूलियात दी जा रही है वो हमारी टीम जो है वो अदालत में पेश नहीं कर सकी, जिसकी वजह से फैसला हमारे खिलाफ आया है। और उम्मीद है कि अब इसको जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म खासे पुरुम्मीद है और अब पंजाब हुकूमत भी इस हवाले से काफी मुताबिक दिखाई देती है। इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अदायगियां कर दी गई हैं, तकरीबन 95% के करीब तो आबादियां हो गई, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि ये 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। और अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस मुल्क में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ये जो आप एक पानी के इशू के हवाले से बात कर रहे थे, तो प्लान में ये चीजें भी शामिल है कि वहां पर वाटर लाइन लगाई जाएंगे, जिसके जरिए ज़ेरे आप पानी जो है उसकी सफा को भी बेहतर किया जा सकेगा, बुलंद किया जा सकेगा, और इसके साथ साथ जो है आलूदगी भी पानी में खत्म की जा सकेगी। मगर ये होगा कब? अब वहां पर रख जो जंगल लगाया गया, वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर जब भी लाहौर आते हैं तो उस जंगल का मुआयना भी करते हैं। वो जंगल जो है डिजिटल सिस्टम के साथ लगाया गया और पौधों के साथ वाईफाई सिस्टम अटैच है कि अगर वहां पे कुछ पौधे मरते हैं तो इनको अंदाजा होगा। और अब नई जो एक चीज इसमें की कर रही है पंजाब हुकूमत, वो ये कर रही है कि अब रख जो जंगल जो है इसको टूरिज्म का स्पॉट भी डिक्लेयर करने जा रही है, क्योंकि वो जंगल इतना खूबसूरत होगा, वहां पे ऐसी डिजिटल चीजें लगाई गई हैं कि लोग सकेंगे, माहौलियाती आलूदगी जो है उसको कम किया जा सकेगा। मगर उसके साथ ही साथ जरूरत अहम ये थी कि जो बुनियादी आपके पास चीजें हैं आप उनमें तो बुनियादी चीजों पे पहले काम करें, मास्टर प्लान पे काम करें, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर इन चीजों को क्लियर करें। सही, लेकिन ये है कि मास्टर प्लान तो अब जो लाहौर बन चुका है और जिस तरह से आबाद हो रहा है वो, बल्कि ये तो रावी यानी कि शेखुपुरा साइड पे आबाद होने जा रहा है, जो दूसरी साइड है रायवंड की या बेदियाँ की या मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उधर तो जिस तरह से आबाद हो रहा है मुल्तान रोड पर, वो बहुत भयानक सूरत हाल है। अच्छा, मैं इमरान अमीन साहब, ये भी कहा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट कितना तवील है, यानी कि ये कब तक मुकम्मल होने है? 10 साल 20 साल का प्रोजेक्ट है, एक नया जो लाहौर पूरा आबाद होने जा रहा है। दूसरा, इसमें वाकई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो अपॉर्चुनिटी है।
इमरान साहब, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट ग्रीन और स्मार्ट सिटी बना लें और आपके पास वो पैरामीटर्स हैं जिस पे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, तो हमने दुबई एक्सपो में भी 10 से 15 डिफरेंट ग्रुप के साथ मीटिंग्स की। उसमें हमारे पास 4 प्रपोजल्स भी आ चुके हैं। हमें सऊदी का एक ग्रुप है जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए उसने ऑलमोस्ट $600 बिलियन की ऑफर भिजवाई है। अलावा दुबई सस्टेनेबल सिटी ने हमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल भिजवाई है, जिसपे वो एक सस्टेनेबल सिटी यहाँ पे एक जोन पूरा लेना चाह रहे हैं उसको। तो इस तरह हमारे पास अगर आप एक प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट नेशनल इन्वेस्टर्स को ऐसे एवेन्यूज के जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकें और आप उनको ईज देंगे बिजनेस में, तो इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेट है। और उस बिकॉज इस प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अराउंड 7 to 8 बिलियन होगा, और इसको ज्यादातर टाइम फ्रेम जो है वो डिपेंडेंसी तो होती है इन्वेस्टमेंट्स पर, बट हम जो देख रहे हैं इंशाल्लाह अगर इसको हम पैरेलल से 10 साल में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर सकते हैं। सही। तो ये अगले आने वाले 10 सालों में एक पूरा रावी अर्बन जो प्रोजेक्ट है वो एक नया शहर, और जिस खूबसूरती के साथ वो हम नक्शे देखते हैं वाकई, और जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट हो सकता है। बहरहाल आप रिलीफ मिल गया पंजाब हुकूमत को कि अब वहाँ पर काम किया जा सके, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बहुत शुक्रिया इमरान अमीन साहब आपका। CEO रोडा हमारे साथ मौजूद थे, और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ खबर अब्बास लाहौर से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ और मजीद खबरों के हवाले से बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबर आज चली कि जनाब सिंध में जो तालीमी बोर्ड्स हैं उनमें इम्तहानात की फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का ये कहना था, उनका ये कहा कि निजी स्कूल से इम्तहानी फ़ीस 4000 तक बढ़ा दी, जबकि 200 से ये जो है वो 2500 तक इम्तहानी फ़ीसें कर दी गई हैं बोर्ड्स की जानिब से। जब ये बात बोर्ड्स वगैरह के मुतल्लिका हुकाम से की गई, उन्होंने कहा किसी भी किस्म की कोई फ़ीस जो है वो सिंध हुकूमत नहीं लेती, लेकिन बोर्ड्स को ये पैसे कैसे और कौन देता है, ये एक अहम सवाल फिर उठा। तो फिर सिंध हुकूमत इन तमाम बोर्ड्स को उस फीस की मद में पैसे देता है, लेकिन ये पैसे दिए नहीं जा रहे, जिसकी बिना पर बोर्ड्स के जो लोग हैं उनकी अपनी तनख्वाहों में उनके अपने मामला चलाना खासा मुश्किल हो गया। यानी कि स्टोरी शुरू हुई थी अलिफ से और जाकर रुकी है ये पर। और हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं कराची से। राव अफनान एजुकेशन की हमारी बीट करते हैं, इससे मुताल्लिक उनसे जानेंगे। और ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद आपका भी शुक्रिया। राव आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये खबर तो ये आई थी, रीमा दिल शेख साहब कह रहे थे कि ये फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। जब आपसे बात हो रही थी आप कह रहे थे कोई फ़ीस नहीं है, तो ये फ़ीस कैसे नहीं है? तो फिर किस तरह से ये सिस्टम चलता है? बच्चों के इम्तहानात का तो बाकायदा खर्च होता है, चीज़ें होती हैं। सिंध का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो सिंध हुकूमत की जाने से 2000 मिलियन रुपए जो है वो मुख्तस किए जाते हैं, ताकि 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें इम्तिहानी फीस ना देनी पड़े। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो वो बच्चों से अगर ये बोला जाए कि गलत नहीं होगा कि वो पैसे बनाने की मशीन समझा हुआ तलबा को उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। और अब इतलात ये है कि जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस है उनकी जाने से फी तलबा 2000 रुपए तक वसूल किए। 100 रुपए फॉर्म की मद में किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की मद में 200 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, मार्कशीट की मद में जो है वो 800 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह पक्का सर्टिफिकेट की बात की जाए तो 1500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट कोई निकलवाने जाते हैं तो उससे 1600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तो किसी ना किसी मद के अंदर तलबा पर माली बोझ डाला जा रहा है। एक तरफ से हुकूमत की जानिब से हजारों मिलियन रुपए अगर मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन वालिदैन और तलबा को रिलीफ नहीं मिलता। इसी तरह अगर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की फीस की बात की जाए तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किस स्कूल के पास, किस कॉलेज के पास आया, किस लेवल की टीचर्स है, किस लेवल की फैकल्टी है, कोई इवैल्यूएशन है, ना ही उन्हें कोई रेगुलेट करने के लिए कोई मजबूत ऐसी बॉडी है जो चेक एंड बैलेंस करे, जो इंस्पेक्ट करे कि किस स्कूल की आया, कितनी फीस है। जब दिल करता है प्राइवेट स्कूल पैसे बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है प्राइवेट कॉलेज पैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन हुकूमत खामोश रहती है। और इस हवाले से डायरेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, काम ही ये है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करे, लेकिन उनकी जानिब से भी बिल्कुल खामोशी होती है और खमियाजा तलबा और वालिदैन को भुगतना पड़ता है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर सिंध हुकूमत का रवैया इसी तरह रहा तो वालिदैन कभी रिलीफ ना पा सकेंगे, जबकि 2000 मिलियन का बजट जो है वो मुख्तस कर रखा है, उसके बावजूद वालिदैन और तलबा परेशान है। जी, तो इतना बड़ा बजट है और उसके बावजूद सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। अच्छा, ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, एक तरफ तो बोर्ड ये दावा करते हैं कि उनके किसी भी किस्म के पैसे नहीं लिए जा रहे होते हैं,
के जो इम्तहानात किए हैं, लेकिन बोर्ड्स का भी अमला जो है वो नाला नज़र आता है कि उनको पैसे नहीं दिए गए जो सिंध हुकूमत ने वादा किया हुआ है, और यहाँ तो हज़ारों मिलियन मुख्तस भी हैं इस काम के लिए। देखिए, सूरत हाल ये है कि 2017 में सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी छाती चौड़ी करते हुए ये ऐलान कर दिया कि सिंध में 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के बच्चों की इम्तहानी फीस जो बोर्ड वसूल करते हैं वो सिंध गवर्नमेंट देगी। सिंध गवर्नमेंट के इस ऐलान को अप्रिशिएट भी किया गया, क्योंकि इससे पहले इस किस्म का कोई ऐलान नहीं हुआ था। उसके बाद तालीमी बोर्ड को ये ऑर्डर जारी कर दिया गया कि वो 9th से लेकर इंटर तक के जो तलबा हैं जो इम्तहानात देंगे उनसे इसके न लिए जाएं, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद तालीमी बोर्ड आज तक हुकूमत के इस ऐलान को भुगत रहे हैं। इस वक्त भी जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक 73 करोड़ रुपए सिर्फ सक्खर तालीमी बोर्ड के इस मद में रुके हुए हैं। इसी तरह अगर लाड़काना और शहीद बेनजीर आबाद, हैदराबाद या कराची के दोनों बोर्ड्स की बात की जाए तो ये 3 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास रुकी हुई है। ये वही रकम है जो सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको देंगे, आप बच्चों से न लें। जो तालीमी बोर्ड है उनका एटोनमस बॉडी है, उनके पास इसके अलावा इम्तहानी फीस लेते थे, उसी से इम्तहानात कंडक्ट कराते थे। इसके अलावा जो तालीमी बोर्ड में, जैसे राव फनान ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी कोई पॉलिसी, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं। न ले तो फिर आपके बच्चे का इम्तहान वहां नहीं होगा, आपके बच्चों को वहां से लिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में किसी हद तक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। जो तालीमी बोर्ड्स हैं वो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो इम्तहानी फीस से पहले भी कुछ चीजों के पैसे लेते थे, जिसमें मार्क्स सर्टिफिकेट है, पक्का सर्टिफिकेट है, डुप्लीकेट आपको अगर वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए या मार्कशीट चाहिए डुप्लीकेट, तो उसके लिए कुछ पैसे जरूर अदा किए जाते थे, लेकिन इससे तालीमी बोर्ड नहीं चल सकते इस वक्त। अच्छा, दो चीजें शाहिद बिल्कुल शायद हमारे साथ रहेगा, रऊफ नान भी हमें आगाह कर रहे हैं। बड़ा एक अहम मामला, एक तरफ तो हुकूमत ने 2017 में ये ऐलान किया कि कोई अब इम्तहानात की फ़ीस नहीं देगा, हम देंगे, और वही फ़ीस की मद में तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम है जो बोर्ड्स को दी नहीं गई, और बोर्ड्स का काम चलाना मुश्किल हो गया, यानी सिंध हुकूमत। एक दूसरा, एक जो डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं कि कॉलेजेस को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, स्कूल्स के लिए जो अथॉरिटी है वो वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, किस तरह से कैसे फ़ीस बढ़ा रहा है, किस तरह से फीस को छोड़कर बाकी मद में पैसे लिए जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली कराची से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का। सर, एजुकेशन जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, हम सिर्फ एक सूबे की अगर बात करें, क्योंकि आप अपोजिशन में उधर, तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ कुछ कहा जाए, दूसरी तरफ कुछ चेक एंड बैलेंस ही ना हो, और हम फिर कहें कि हम तरक्की याफ्ता कौमों की जानिब बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अहम मसले की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है और मुझसे मेरी राय जानी है। मैं ये समझता हूँ कि कौमों को तरक्की देने के लिए, कौमों को खुशहाल करने के लिए, मुल्क को तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए जो मेन किरदार है वो है तालीम। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आप कभी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सकते। ये बदकिस्मती इस मुल्क की कि यहाँ पर एक तो ये है कि निज़ाम वफाक का अलग होता है, सूबे का अलग होता है, शहर का अलग होता है, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं, फिर 18वीं तरमीम करनी है। मैं जो बार बार पार्लियामेंट के अंदर बात करता हूँ कि 18वीं तरमीम को लिया जाए, तो वो इसलिए करता हूँ कि मैं ये जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उस हल्के में कोई एक ऐसा स्कूल तलाश कर सकूं जो सरकारी स्कूल हो और जिसका म्यार जो है वो ऐसा हो कि जहाँ पर लोग अपने बच्चे भेज सकें। अमूमन तो स्कूल बंद पड़े हुए, कब्जा हो गया है, वहाँ पर जानवर कचरा खुली है, लेकिन जो उसकी तनख्वाहें भी जा रही हैं, वो गोश्त स्कूल हैं, उनकी इस्तादा की तनख्वाहें जा रही हैं, उनके स्टाफ की तनख्वाहें भी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ गवर्नमेंट की वो है बड़ी खामोशी, मुजरमाना खामोशी। बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो लोग जिस इस मिनिस्ट्री से ताल्लुक है, इससे उनको तो बहुत बड़ी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि जो उन्होंने इस कौम और मुल्क के साथ जुल्म किया। लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं, देखिए तालीम एक ऐसा शोबा था जिसको आपको एक इबादत समझ कर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई है। लोगों से जब मैं मिलता हूँ, कल भी मैं एक से मिला, तो जब भी मिलता हूँ कहता है, कोई कहता है मेरे 10 स्कूल हैं, कोई कहता है मेरे 20 स्कूल हैं।
जब वो उनको गेट तक देखने जाओ, छोड़ने जाओ, तो कोई लैंड क्रूजर से नीचे उतरता नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ चल रहे होते हैं। तो वो एक इंडस्ट्री है, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन्हें ये है कि हर चीज में, हर उस मद के अंदर उन्हें पैसे चाहिए बस। और उसके बाद ये अगर गवर्नमेंट ये कर ले कि जो तनख्वाहें प्राइवेट स्कूल को देती हैं वही तनख्वाहें देकर गवर्नमेंट के स्कूलों को बेहतर कर ले। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने लोगों से पूछा, मुगैर हजरात भी आगे आने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि हम आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम उस्तादों को और उसको चलाने की सलाहियत नहीं रखते। तो अगर ये सारी चीजें हों तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात कि जब कभी कोई एहतजाज किसी के यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी सरकारी स्कूलों के टीचर्स के साथ वो कहती है कि जी आए आपका टेस्ट लेंगे, आप इस मेहनत पे पूरे हैं, तो वो लोग फिर हड़तालों पे और जुलूसों पे आ जाते हैं। तो उस वक्त जो मीडिया है वो उन्हें मजलूम पेश कर रहा होता है। हालांकि उस उस्ताद के साथ तो ये है कि भाई उसकी तरबियत प्रॉपर हो, उसकी तालीम प्रॉपर हो। बिल्कुल सर, रिफ्रेशिंग कोर्सेज हो। हम तो साथी से जब ये पूछते हैं कि आप कौन से साथी हैं, वो कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स के साथ हैं, तो उनसे अनफॉर्चुनेट के एलिमेंट्री की स्पेलिंग भी नहीं आ रहे होते। ये भी बहरहाल अलमिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे तो रोज का वास्ता पता है, मैं यकीन करें मुझे, क्योंकि मैं सोचता हूँ, मैं ये चाहता था कि मैं ये मेयार कायम करूँ कि मेरा बच्चा मेरे सरकारी स्कूल में जाता है, लेकिन जब मेरा स्कूल में डर जाता हूँ कि मेरे बच्चे को कैसे भेजूं, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कामयाब हो, तो फिर मुझे उसके लिए अपना पेट काट कर उसको प्राइवेट स्कूल में। आफ्ताब साहब, आप मेंबर नेशनल असेंबली, हम चाहेंगे आप और आपके हल्के में एमपीएस ये बात जो आज हम ये उठा रहे हैं कि एक तो बोर्ड्स जो हैं वो अपना काम नहीं चला पा रहे, 3 अरब रुपए की अदायगियां वहाँ रुकी हुई हैं। दूसरा ये जो फीसों के मद में, या आप नेशनल असेंबली में आपके मेंबरान सूबाई असेंबली में इस चीज को जरूर उठाया जाए। मैं तो उठाता हूँ, बल्कि मैं तो आपको जैसे बोल चल रहे हैं दूसरे इनको कहता हूँ कि आओ हम मिल के इलाके के स्कूलों पे प्रोग्राम करें। आप बिल्कुल बताएं, हम हल्के में जाएंगे, इलाकों पे प्रोग्राम करेंगे। देखिए, आप दुनिया की सियासत कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस मुल्क की तब्दीली नहीं आ सकती जब तक इस मुल्क को तालीम याफ्ता, बाशऊर और समझदार नहीं बनाएंगे। अगर तालीम याफ्ता कौम होगी तो उसको पता होगा कि मुझे किसको वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, मुझे मैनिफेस्टो के ऊपर वोट देना है, मुझे लेना है, मुझे इन सारी चीजों से मेरा कोई सरोकार नहीं। मेरा सरोकार जो है कि जो पार्टी भी आए उसका मैनिफेस्टो क्या कहता है, ताकि दोबारा जब वो हमारी अदालत में आए तो हम उससे कह सके भाई तुमने हमें ये कहा था, तुमने इतने काम किए, इतने नहीं किए, तुम अपने मैनिफेस्टो। बिल्कुल, ये असल चीज़ है कि एक तालीम याफ्ता मुआशरा और सेहतमंद मुआशरे की जानिब हो काम तो फिर ही कुछ हो सकता है। सूबाई हुकूमतों को जो काम है शायद वो उस तरह से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बात कर लेते हैं PSL की। PSL अपनी पूरी राहनुमाइयों के साथ और पूरे जोबन के साथ इस वक्त चल रहा है जी। और एक ख़ास बात इस PSL की, और वो है कराची किंग्स की टीम जिसने मुसलसल 3 मैचेस हार कर अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। लाहौर कलंदर्स जो है वो कल खासा एक दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन उसके बाद जीत उनका मुकद्दर बन गई। आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबला है। मुल्तान सुल्तान अनबीटेबल चल रहा है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, और दूसरी जानिब आज सरफराज यानी कि दोनों विकेट कीपर कैप्टन वो होंगे, और आज देखा जाएगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है इस वक्त के, एक मैच वो हारे भी, लेकिन बहरहाल वो ज़बरदस्त इस वक्त फॉर्म उनकी भी चल रही है। इजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में जश्न चल रहा है PSL का इजाज़, लेकिन लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा हो या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए क्रिकेट शायकीन वो PSL से ज़रूर महसूस हो रहे हैं, आप भी महसूस हो रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम कप्तान लेकिन मैचेस तीनों के तीनों हार गए, और कारकर्दगी भी ऐसी रही कि कोई मैच फाइटिंग जो चीज़ है ना वो भी नज़र नहीं आ रही थी ऐसा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कराची किंग्स एक ऐसी टीम है जो कि ऑन पेपर हमेशा फेवरेट टीम रही है, लेकिन अपने पहले 3 मैचेस और वो भी ICC की वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान डिक्लेयर होने वाले बाबर आजम के पास कप्तानी है। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान भी बाबर डिक्लेयर हुए। फिर पाकिस्तान की भी कप्तानी उन्होंने इस वर्ल्ड कप में की थी, और फिर इमाद वसीम को हटा के कराची किंग्स के कप्तान बाबर को बनाया था। उनकी अपनी भी बैटिंग एवरेज जो है, जो स्ट्राइक रेट है वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है इन 3 मैचेस में, लेकिन टीम कम बैक कर सकती है कराची की। मोहम्मद आमिर का डिसएडवांटेज जरूर है क्योंकि उनकी इंजरी हो गई थी प्रैक्टिस के दौरान, तो मोहम्मद आमिर अब जब टीम के अंदर वापस ज्वाइन करेंगे
तो शायद वो देखें वो लेकिन एजाज सारी की सारी बॉलिंग एजाज रिलाय मोहम्मद आमिर पे कर रही थी कि आज कल भी कमेंटेटर भी ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर की कमी है, टीम को भी लग रहा था, बाबर आजम भी शायद मोहम्मद आमिर पर खेल रहे थे कि वो होंगे शायद पिछले मैच में तो एक बेहतर होगा, तो पूरी टीम मोहम्मद आमिर पे क्यों? हमने इस्लामाबाद को देखा है, फ़हीम अशरफ अपनी अलग बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब अपनी अलग बॉलिंग कर रहे हैं, उसी तरह से अगर हम लाहौर में बात करें शाहीन के साथ साथ बाकी बॉलर्स उसी तरह से चल रहे हैं, तो यहाँ चीज़ें डिफरेंट आ रही है। वहाँ तो जब वहाब राज भी मार खा रहे हैं तो उन्होंने हुसैन तलत को ले आए थे तो उन्होंने आते ही विकेट ले ली, तो बाकी ये सिर्फ कराची किंग्स ही क्यों सिर्फ मोहम्मद आमिर का इंतजार कर रहा है? देखिए कराची किंग्स का मेन स्ट्राइकर बॉलर तो मोहम्मद आमिर ही है, जॉर्डन है उनके पास, लेकिन उनसे जिस कारकर्दगी की तवक्को की जा रही थी वो भी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर सके हैं। दूसरा ये है कि स्कोर जो है वो स्कोर कराची किंग्स आपके सामने 124 के ऊपर कराची किंग्स आउट हो चुकी है। सो कराची किंग्स की जो टीम है, माहौल शर्जील और बाबर पहले 10 ओवर में अच्छा बनाते हैं। लाहौर के खिलाफ भी आप देखें तो दोनों ने, शर्जील ने 50 की, बाबर भी उनके साथ विकेट पर मौजूद रहे, लेकिन जब दूसरी बारी जो बैटिंग टीम कर रही होती है उसको पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक के मैचेस में एडवांटेज आ रहा है। कराची का शायद विकेट ऐसा बन रहा है या शायद शाम को वेदर ऐसा हो जाता है कि जो टीम टारगेट चेज करने जा रही है वो तमाम मैचेस अपने क्लियर कर रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स देखें कि ऑलमोस्ट 200 स्कोर पेशावर जल्मी करके हारा हुआ है और क्वेटा भी हारा हुआ है। सो ये वाला एक फैक्टर जरूर है कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसको एडवांटेज है, और शायद उस सैलाब के अंदर कराची की टीम के 3 मैचेस पहले बह गए हैं। आज जैसे आप बता रहे हैं कि रिजवान की टीम सही, इजाज हमारे साथ ही बात कर लेते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PSL आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ क्या लग रहा है? कराची किंग्स को तो मैचेस अपने हार रही है, बाकी आपको कलर क्या नजर आ रहा है सर? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो कराची किंग्स की टीम इस मर्तबा जो उन्होंने बनाई है उसमें इतनी जान नजर नहीं आ रही। सारा कुछ इन्हिसार वो बाबर आजम और शर्जील खान की बैटिंग पर कर रहे हैं। बॉलिंग उनकी बहुत हल्की है। मोहम्मद आमिर जानबूझकर अनफिट हुए या वाकई में वो अनफिट है, क्योंकि 3 मैचेस मुसलसल वो नहीं खेले। आपको पता है वो नाराज हो गए थे, उन्हें डिमोट कर दिया गया था एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, और उन्होंने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कोशिश की कि कोई फ्रेंचाइज उनको ले ले, जब नहीं ले सकी तो उन्होंने यही पुरानी नौकरी का फैसला किया। तो अब मोहम्मद आमिर के ना होने से भी, और उनकी बॉलिंग बिल्कुल जो है वल्नरेबल नजर आ रही है। मुदस्सिर अकेला इमाद वसीम क्या करेगा? तो मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स की टीम का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, बिखरी बिखरी नजर आ रही है। बाबर आजम पहली मर्तबा कप्तानी कर रहे, फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करना दो मुख्तलिफ चीजें, क्योंकि फ्रेंचाइज की कप्तानी जब आप कर रहे हैं तो फ्रेंचाइज की टीम में मुख्तलिफ खिलाड़ी शामिल होते हैं, आपके अपनी मुल्क के भी खिलाड़ी, गैर मुल्की खिलाड़ी भी मुख्तलिफ, और उनको एज अ कैप्टन जेल करना मुश्किल काम होता है। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम का भी प्लान बनाया गया है, वो किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं। वो खुद अपने पे मुदस्सिर मुझे लग रहा है प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहे हैं बाबर आजम, क्योंकि वो उनकी ये कोशिश होती है कि मैं आउट नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो आउट हो जाएंगे तो टीम बैठ जाएगी। इसी वजह से वो ज्यादा डॉट बॉल खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये 2 खिलाड़ियों पर जो बेग साहब, मैं 2 चीजें जानना चाहूंगा। एक, मोहम्मद रिजवान अपनी टीम में और मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस, और दूसरा कल जो फखर जमान की परफॉर्मेंस थी, पूरी तरह हावी हुए थे बॉलर्स पर कराची किंग्स के और ग्राउंड पर छाए हुए थे। कल के मैच की ये चीज खास एक नजर आ रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा, फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है, अब उसकी वो जो लॉस्ट फॉर्म थी वो टच उसने हासिल कर ली है। पहले मैच में उसने 75 रन बनाए, कल उसने जो सेंचुरी स्कोर की, 11वीं सेंचुरी थी PSL जब से शुरू हुई है 2016 से किसी भी बैट्समैन की जानिब से, और अब तक सबसे ज्यादा 3 सेंचुरियां कामरान अकमल ने और 2 सेंचुरियां शर्जील खान ने बनाई है। लेकिन फखर जमान ने कल जो इनिंग्स खेली, आउट क्लास कर दिया उन्होंने उनके बॉलर्स को, और जब वो सेट हो जाता है बड़ा डेंजरस फखर जमान नजर आता है। जिस तरीके से आप देखें 18 जून 2017 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसे एक चांस मिला, नो बॉल पे आउट हो गया था, वो नो बॉल हो गई, और फिर उसके बाद उसने भारत की बॉलिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ना, इस तरह की सूरत हाल ये मतलब फखर जमान के लिए आइडियल थी, और वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं ला रहे। उनकी इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन लाहौर कलंदर्स मुदस्सिर अपने जो मद्दाहों का ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा करने का सबब बनती है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें
कि कभी तो वो इतना लोग दीवाने, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन कभी तो वो 100 के हार जाते हैं और कभी उन्होंने ये हदफ 171 रन का आखिरी ओवर में अबूर किया। लेकिन दुआ करें कि आगे जू ये PSL आगे जाए, मैचेस अच्छे हो। लेकिन खास बात जो मैंने नोट की है मुदस्सिर, वो ये है कि इस टूर्नामेंट में अब तक जो भी टीमें टॉस जीतकर मुखालिफ टीम को खिला रही हैं वो फतह से हमकिनार हो रही है। 6 मैच में हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें जीती हैं, तो इसका मतलब है टॉस भी बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, शान मसूद का रंग बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है मोहम्मद रिजवान के साथ। वो तो अनबीटेबल किस्म की सिचुएशन होती है जब दोनों खड़े होते हैं, वो किसी भी टीम, दोनों मैचेस उन्होंने बड़े शानदार जीते हैं। आज भी लग रहा है परफॉर्मेंस का तसलसल पलड़ा जो है वो आज क्वेटा की तरफ है या फिर मुल्तान सुल्तान की तरफ होगा? मुल्तान सुल्तान की टीम मुदस्सिर ज्यादा एक मजबूत बैलेंस तरीके से रिजवान उन्हें लीड कर रहे हैं। और शान मसूद की आपने बात की, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि अगर एक खिलाड़ी जो है एक सीरीज में नाकाम हो जाए, एक बैटर, तो आप उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकते हैं। शान मसूद पर टैग था कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं और फिर उसके बाद उन पर टैग था कि T20 नहीं खेल सकते। वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से वो बॉलर्स पर चढ़कर खेल रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने सिलेक्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबदूल कराई है कि उनकी क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई, यंग है। डरहम यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, पढ़े लिखे हैं और क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं आज। सही। अच्छा एजाज, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं कि मुल्तान या क्वेटा? दूसरा, तैयारियां लाहौर के लिए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि पूरा मरला सारे का सारा जो PSL है वो कराची में होगा? क्या तैयारियां आपके शहर में चल रही हैं? मैं मुदस्सिर इस वक्त निश्तर पार्क स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और निश्तर पार्क स्पोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर आज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्टाफ के लोग हैं वो हमें कज़ाफ स्टेडियम के बाहर ताज़ीन व रैश करते हुए और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की सड़कों की सफाई सुथराई का अमल जो है वो शुरू हो गया है। और वजीर खेल राय तैमूर भट्टी जो कि पंजाब के वजीर खेल हैं, उनकी तरफ से आज एक इलामिया भी जारी हुआ है। और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और कज़ाफ स्टेडियम क्योंकि एक जगह मौजूद है, यहाँ CCTV रूम मौजूद है जहाँ पे कंट्रोल रूम बनता है, तो आज यहाँ पर एक आर्जी अस्पताल का भी ऐलान कर दिया गया है। तो तैयारियां लग रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 10 फरवरी से लाहौर में आएगी, क्योंकि उसके अंदर बड़ी चीज ये है कि बाद ऑस्ट्रेलियाई अखबारात ने ये खबरें लगाई थी कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि एक ही वेन्यू के ऊपर वो रहे, लेकिन PCB अगर PSL के मैचेस लाहौर प्लानिंग के मुताबिक ले आता है तो इसका मतलब है फिर ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ आके अपनी व्हाइट बॉल सीरीज और आखिरी टेस्ट मैच खेल जाएगा। सो अब पिछले एक हफ्ते में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। आज से जब से नया फ्रेश वीक स्टार्ट हुआ है तो कज़ाफी के अंदर ताज़ीन और रैश दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि PSL अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ आएगी। सही, बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाखरी और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। PSL जो है वो इसी तरह से ज़बरदस्त तरह से जैसे चल रहा है, हमारी दुआ है कि वो मुकम्मल हो। पहला मरहला कराची और दूसरा मरहला लाहौर में, जहाँ पर तैयारियाँ भी अब शुरू कर दी गई हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।